नमन बाय निमरा अहमद। जंग हारी न थी अभी के फराज, कर गए दोस्त दरमियां से गुरेज। ऑफिस में अजीब तनाव की सी कैफियत थी। फातमी साहब फाइल सामने रखे ताज्जुब से एक के बाद एक सफ़हा पलट रहे थे। 27 से नजरें उठाकर सामने बैठे वारिस को देखा। अमेजिंग वर्क, मैंने तुम्हें इस केस का IO बनाकर बहुत अच्छा किया। वारिस हल्का सा मुस्कुराया, सर को खम दिया। थैंक्स सर। कदर ताक़ुफ़ से इजाफा किया, ये फाइल करप्शन चार्जेस के सबूत और शवाहिद की है और करप्शन केस खड़ा करने के लिए काफ़ी है। मगर ये फाइल, उसने अलग रखी स्याह कवर वाली फाइल की तरफ इशारा किया, ये वो चीज़ें हैं जो हाशिम कारदार के खिलाफ मुझे मिली हैं। ये हमारे दायरे कार से बाहर हैं। हम इनको एक दूसरी एजेंसी में भेज सकते हैं। हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा। गुड जॉब काजी। उन्होंने फाइल बंद करके एक तरफ रखी और उसको देखा। वारिस सर को खम देकर उठ खड़ा हुआ। हमें अरेस्ट वारंट निकलवा लेने चाहिए। श्योर, मैं जल्द अज जल्द ये काम करूँगा। ये इख्तितामिया जुमला था। वारिस सर को हिलाकर दरवाजे की तरफ आया, फिर बाहर जाने से कबल एक सोचनी नज़र अपने बॉस पर डाली। एक वाहिमा, मगर सर को झटक कर निकल गया। उसके जाते ही फातमी साहब उठे, दरवाज़ा लॉक किया और मोबाइल निकाला। काल मिलाई, फ़ोन कान से लगाए उस स्याह फाइल के सफ़े पलटने लगे। हाशिम अपने ऑफिस में फाइल्स मेज़ पर फैलाए उलझा हुआ बैठा था। मोबाइल किसी फाइल तले रखा हुआ था। वाइब्रेशन की जूं जूं पर उसने इधर उधर हाथ मारा, मोबाइल निकाला और हेलो कहा। कदरे उकताहट से कोट स्टैंड पर टंगा था और वेस्ट में वो मलबूस था। क्या हाल है कारदार साहब? गुड, आप सुनाइए। मोबाइल कान और कंधे के दरमियान लगाए वो फाइल के सफ़े पलट रहा था। अल्लाह का करम। सुना है औरंगजेब कारदार साहब बाई इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। अगले इलेक्शन की रहीसल। जी, उनके दोस्त ने उनको सियासत में धकेल दिया है। खैर, गुड फॉर हिम। वो फ़ोन कान और कंधे के दरमियान लगाए शेल्फ तक गया। वहाँ रखी फाइलों को बारी बारी निकाल कर चेक करने लगा। और कोई नई बात? मेरी बेटा मुझसे ज़रा खफा है। उसके लिए कार इंपोर्ट कराई थी, वो कराची पोर्ट पर खड़ी है अभी तक। मैं मसरूफ़ था। मेरा एक AD एक करप्शन केस पे काम। मैं बिल्कुल समझ गया फातमी साहब। झुककर एक डब्बा दोनों हाथों में उठाया और चलता हुआ मेज़ तक आया। ज़रा सा मुस्कुराया भी। एक अच्छे शहरी होने का सबूत दीजिए, कस्टम ड्यूटी अदा कीजिए और कार क्लियर करा डालें। क्योंकि हम काम करते हैं ऑयल का, और तेल और पानी में यही फ़र्क होता है। तेल में कोई जानदार शय तैर नहीं सकती, जो गिरता है डूब जाता है। आपके AD ने जो स्कैंडल बनाना है बना ले, क्योंकि ये अमेरिका नहीं है। यहाँ लोगों का अखलाकियात का मेयार अमरीकियों जितना बुलंद नहीं है। यहाँ कोई अफेयर, कोई करप्शन चार्जेस किसी सियासतदान का कैरियर ख़राब नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझता हूँ ये सब। इसीलिए मैंने आपको फ़ोन किया। पहले आप चाहें तो मैं कल ही अपने लड़के से इस्तीफ़ा मांगकर केस बंद करा सकता हूँ। उसे जारी रखने दें, शौक पूरा कर ले। मेरे बाप के हाथ साफ है। चंद लम्हे खामोशी छाई रही। फिर फातमी साहब ने स्याह फाइल की जिल्द पर हाथ फेरते हुए सरसरी सा कहा, आप पिछले महीने की 2, 13 और 22 तारीख को पिशावर में होने वाली मीटिंग्स में शामिल थे हाशिम। हाशिम का डब्बे को खोलता हाथ रुका। बेयकीनी से उसने सर उठाया। रंगत फीकी पड़ गई। आपने दुरुस्त कहा हाशिम। करप्शन, अफेयर, ड्रग्स, ये पाकिस्तान में किसी को तबाह नहीं कर सकती, मगर एक चीज़ कर सकती है, इलाक़ाए गैर के दहशत गर्दों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करना, जिसके बदले वो आपको अपने इलाक़ों में कारोबार करने देते हैं। अगर आप एक दफ़ा मिलिट्री की बैड बुक्स में आ गए तो कोई भी चीज़ आपको नहीं बचा सकेगी। वो खामोश, बिल्कुल साकित खड़ा था।
गर्दन में बार बार उभर कर मासूम होती गुठली दिखाई देती। फिर उसने तेजी से झुककर कदम निकाला, नोट पैड सामने किया। कौन सी गाड़ी है, मॉडल और मैक, और किसके नाम है? वो तेजी से कलम कागज पर घसीटता, तफसीलात लिखता गया। दिमाग में आंधियां चल रही थीं। फोन बंद करके डब्बा वहीं छोड़ा, कोट खींचकर उतारा और बाहर भागा। सेक्रेटरी घबराकर उठकर खड़ी हुई। वो तेज तेज कॉरिडोर में चलता लिफ्ट की तरफ जा रहा था, साथ ही मोबाइल पर कॉल भी मिला रहा था। खबर, फौरन घर पहुंचो, अभी इसी वक्त। ख्वाब तो रोशनी है, नवा है, हवा है, जो काले पहाड़ों से रुकते नहीं। कमरा अदालत में कार्रवाई रवानी से जारी थी। मुअज्जिज जज साहिबान तवज्जो और खामोशी से बुर्जुमान कटहरे में खड़े गवाह का बयान सुन रहे थे, जिससे इस्तगासा की जानिब से जुमर जिराह कर रही थी। वो सरकार बनाम हैरी पॉटर का ऐनी शाहिद था और पीछे हाजिरीन की नशिस्तों में रविश के बाएं जानिब बैठे लोगों में से एक सादी भी था, जो खफगी से उसे घूर रहा था। तो आप ये कह रहे हैं जिस वक्त मकतूल लड़का कत्ल हुआ तब आप कब्रिस्तान में मौजूद थे? जुमर कलम हाथ में घुमाती आहिस्ता आहिस्ता कटहरे के सामने दाएं बाएं टहल रही थी। जी। वर्ड रिमोट ने ताबेदारी से इस्पात में सर हिलाया। वो एक स्टूडेंट था जो मौके की मुनासबत से स्याह चोगे में मलबूस था, और जिस वक्त मुल्जिम हैरी मकतूल के साथ उधर आया, आप कब्रिस्तान में क्या कर रहे थे? मैं जी अपने वालिद साहब की कब्र पर फातिहा पढ़ रहा था, वो बड़ी मस्कीने से कह रहा था। सादी ने किलस कर पहलू बदला। करीब बैठी लड़कियों का एक ग्रुप बमुश्किल हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। तो आप जानती हैं, मासूम लॉर्ड कह रहा था, कि माशाअल्लाह ये हैरी बचपन ही से माहिर अमलियात था। साल भर की उम्र में इसने मुझे तावीज़ बनाकर आधा मार डाला। मैं तो तब से जंगलों में दरबदर भटकता दरवेशी जिंदगी गुजार रहा हूँ। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, दिफा का वकील खड़ा होकर चिल्लाया। जज ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। गैर मुतल्लका, उसने वजह बताई। मंजूर, जज ने गवाह को तनबीह की, गैर मुतल्लका बातें मत करें। दुमन ने सर हिलाकर संजीदगी से सवाल किया, तो फिर अदालत को बताइए कि उस रात क्या हुआ? हाँ जी, उस रात मैंने इसे अपने हरीफ खिलाड़ी के साथ कब्रिस्तान में आते देखा। मैंने प्यार से कहा, बेटा इस वक्त तुम्हें बिस्तर में होना चाहिए, मगर उसने कहा, अंकल हमारे मामले से दूर रहो, और फिर आओ देखा न ताओ अपने हरीफ को कत्ल कर डाला। मैं तो तब से जी शोक की हालत ही में हूँ, और शादी का बस नहीं चल रहा था कि इस वार्ड रिमोट का हशर कर दे। सबको पता था कि वही असल कातिल है, मगर ये अहले कानून तो कानून से भी ज्यादा अंधे थे। उसे भी कटहरे में बुला लिया गया। जुमन ने सवालात का आगाज किया। क्या ये दुरुस्त है, आप मुल्ज़िम हैरी के बेहतरीन दोस्तों में से हैं? जी, ये बात इतनी ही दुरुस्त है जितनी ये कि हैरी बेगुनाह है। वो सामने खड़ी जुमर की आंखों में देखकर मुस्कुरा कर बोला। जुमर ने सादगी से उसे वापस देखा। यानी कि आप वक़ूअ के वक्त मौजूद थे? हाँ नहीं, वो गड़बड़ाया। मगर हैरी ने मुझे खुद बताया कि वुड रिमोट ने यह कत्ल किया है। आप ये इस बुनियाद पर कह रहे हैं जो मुल्जिम ने आपको बताया है। मुझे मालूम है वो सच कह रहा है। यानी कि आपको मालूम हो जाता है कि लोग क्या सोच रहे हैं। क्या आपको मालूम है इस वक्त मैं क्या सोच रही हूँ? वो संजीदा थी। सादी चुप हो गया। अपने जवाबात में राय का उनसर शामिल करने से गुरेज कीजिए, जज ने तनबीह की। जुमुर दाएं से बाएं चलती हुई कटहरे के सामने आई। संजीदगी से सादी को देखा। क्या आप किसी चूचांग नामी लड़की को जानते हैं? जी, वह मकतूल लड़के की गर्लफ्रेंड थी। और वो बेख्तियार चुप हुआ। और मुल्जिम इसी लड़की को पसंद करता था। इसी बिना पर यह मकतूल से रकाबत भी रखता था। क्या ये दुरुस्त है? आप इस बात को गलत रुख हाँ या नहीं मिस्टर रॉन? वो नरम सी सख्ती से बोली। उसने चारों नाचार कहा, जी हाँ। और क्या ये भी दुरुस्त है कि मकतूल और मुल्जिम एक ही टूर्नामेंट जीतने के लिए कोशां थे, जिसकी वजह से दोनों के दरमियान
मामूली सा हरीफाना जज्बा भी था। जी, मगर वो इतना कम था कि इसकी बिना पर हैरी उसे कत्ल नहीं कर सकता था। और क्या ये भी दुरुस्त है कि जिस दिन हैरी का नाम मुकाबले के लिए मुंतखब हुआ था, उस रात आप उससे नाराज हुए थे और जेलिस भी, क्योंकि हैरी की वजह से आपकी शख्सियत हमेशा दब जाती थी। सादी का मुंह बेयकीनी से खुला रह गया। ये सब वाक़यात जुमर ने दोहराए थे रात को, मगर ये नहीं बताया था कि वो यूं सवाल करेगी। जी, मैं सिर्फ जेलिस हो गया था, मगर बाद में हम ठीक हो गए और मुझे इस ज़रा सी खफगी के लिए भी अफसोस है। और इसी अफसोस और एहसास जुर्म के बायस आप बार बार हैरी की हिमायत कर रहे हैं। नहीं तो आप हैरी की हिमायत नहीं कर रहे। मैं इस वजह से नहीं कर रहा। मगर वो सुने बिना जज की तरफ रुख किए खड़ी हुई, सर को खम देकर कहा, इतना काफ़ी है योर ऑनर, और वापस प्रोसिक्यूशन की मेज़ के पीछे जाकर टांग पर टांग रखे बैठ गई। मैं यकीन नहीं कर पा रहा, जजिस के पैनल ने हैरी को मुजरिम करार दे दिया। हद है। फैसला आने के बाद वो कोर्ट रूम से निकलते हुए खफकी से जुमर से बोला था। जुमर मुस्कुराती हुई इसके साथ चलती जा रही थी। राहदारी में इधर उधर गुजरते स्टूडेंट के सलाम का सर के खम से जवाब देती मुतमईन पुरसकून सी। सबूत इसके खिलाफ जाते थे और इसका दिफा कमज़ोर था। आपको पता था कि हैरी बेगुनाह है जुमर। घुंघरियाले बालों वाला लड़का हनूज खफा था। जज फैसले जज्बात पर नहीं करते, सबूत पे करते हैं। और आपने क्या किया? पहले मुझसे वो बातें कहलवाईं जो हैरी के खिलाफ जाती थी। फिर जब देखा कि मेरी हिमायत का जज पर असर हो जाएगा तो मेरी क्रेडिबिलिटी मशकूक कर दी हैरी से जेलसी वाली बात करके। मेरा तो दिल ही टूट गया। जुमर ने चलते चलते मुस्कुराकर आंखें घुमाकर उसे देखा। तुम इंग्लैंड जाकर थोड़े स्मार्ट नहीं हो गए? बल्कि वो खफा खफा सा चलता रहा तो जुमर ने कागजात का रोल बनाकर उसके कंधे पर धप से मारा। वो नाराजगी से पलटा। मॉक ट्रायल खत्म हो चुका है, हकीकी जिंदगी की तरफ लौट आओ। सादी मुस्कुराया, तने आसाब ढीले पड़े। उसने सोचा, दफा करो हैरी को, जादूगरों की औलाद ना हो तो। आपकी छुट्टी मंजूर हो गई? हाँ, वो गहरी इत्मीनान भरी सांस लेकर बोली। वो राहदारी से निकलकर लॉन तक आ चुके थे। इतने साल की पढ़ाई और जॉब के बाद 6 माह की छुट्टी यूं लगता है जैसे सदियों की थकन उतरेगी। कोई तो सुबह मैं भी जागूं ऑफिस जाने की टेंशन के बगैर। और हाशिम भाई की बेटी की पार्टी में आ रही हैं ना? वो गाड़ी तक आते हुए याद आने पर पूछ बैठा। मैं बिल्कुल ना आती, मगर उस दिन अब्बा कोर्ट आए काम से और हाशिम मिल गया। उसने खुद दावत दे डाली। अब्बा भरम रख लेंगे, मगर उनको भी वो कुछ खास पसंद नहीं। वो ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलते हुए बता रही थी। सादी गुड कहकर बैठ गया। हाशिम भाई को वो पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो इस जिक्र से कुतरा जाता था। मैं बढ़ता हूँ जिंदगी की जानिब, लेकिन जंजीर सी पाँवों में छनक जाती है। राहदारी में सादी के कमरे का दरवाज़ा खुला नजर आ रहा था। अंदर वो खड़ा जल्दी जल्दी टाई पिन लगा रहा था। अभी मुकम्मल तैयार नहीं हुआ था और पार्टी शुरू होने में कम वक्त रह गया था। आगे चलते जाओ तो गोल मेज आती, अंदर मुड़ जाओ तो लाउंज में ऊंची आवाज़ से टीवी चल रहा था। एक सोफे पर फारस टांग पर टांग जमाए, ग्रे कोट और गोल गले की सफ़ेद शर्ट में मलबूस बैठा बार बार घड़ी देखता। वो कभी नुदरत को, जो ज्वेलरी पहनने के साथ साथ सीम और सादी दोनों को जोर से डांट डांट कर जल्दी निकलने का कह रही थी, फिर तोपों का रुख सामने बैठी खफा खफा सी घर के कपड़ों में मलबूस हुनैन की तरफ हुआ। कब तैयार होगी तुम? मामू कब से लेने आए बैठे हैं। वो सर झटक कर बुड़बुड़ा कर रह गई। नहीं जाना मुझे किसी पार्टी वार्टी में, बस इतना कहा था मुझे आज शाम अलीशा से मिलवाने कोई उसके होटल ले जाए, मगर नहीं। नुदरत ने उसे नज़रअंदाज किया और लैंडलाइन फ़ोन उठाकर रिसीवर कान से लगाया। सेट घुटनों पर रखा, नंबर डायल करते हुए आवाज़ लगाई, सादी जल्दी करो, फुप्पो लोग पहुंच गए होंगे। फारस ने चौंक कर नुदरत को देखा। वो लोग भी मधु हैं? सरसरी सा पूछा। हुनैन ने कन अखियों से फारस का बेतासुर चेहरा देखा। नुदरत अब हमसाए खातून से फ़ोन पर बात करने लगी थी।
मीठे नरम लहजे में। अस्सलाम वालेकुम भाभी। जी मैं ठीक हूँ। आपने सुबह कड़ी भेजी थी, मैं शुक्रिया ही ना अदा कर सकी। जी जी, आप इतना तकल्लुफ़ करती हैं। एक मिनट। रिसीवर के माउथ पीस पर हाथ रखा, गुस्से से हुनैन को देखकर चिल्लाई, आहिस्ता करो टीवी की आवाज़, आग लगे इस टीवी को। मैं क्या कह रही हूँ हुनैन, मैं एक दफ़ा उठ गई ना, जूता लगा लगा कर हशर बर्बाद कर दूंगी तुम्हारा। हुनैन ने तलखी से रिमोट उठाकर जोर से बटन दबाया। आवाज़ बंद। सारे अदाकार गूंगे हो गए। नुदरत वापस नरमी से फ़ोन पर बात करने लगी। वो इन भोली माओं में से थी जिनको पूरा एतबार था कि रिसीवर के माउथ पीस पे हाथ रख देने से आवाज़ दूसरी तरफ बिल्कुल नहीं जाती। फारस ने आंखें सुकेड़ कर हन्ना को देखा। तुम्हारा मूड कैसे बेहतर होगा इटालियन खाने से? अगर आप मैंने इटालियन खाने की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मेरा नाम हुनैन नहीं। वो काट खाने को दौड़ी। फिर अलीशा से मिलना है, मेरी दोस्त, मगर सब मसरूफ़ हैं। नुदरत ने बात करते करते झुककर जूता उतारना चाहा, मगर सैंडल के स्ट्रिप्स बंद थे। अब कौन खोले, वो भी इस ढीठ औलाद के लिए। वापस कड़ी नामा सुनाने लगी। फारस ने मोबाइल निकाला, कॉल मिलाई। वारिस, तुम और सारा आ रहे हो ना? ओके, आपा की तरफ आकर इन सबको साथ ले जाओ। मैं हुनैन को उसकी दोस्त की तरफ लेकर जा रहा हूँ। मोबाइल बंद किया और हक्का बक्का बैठी हुनैन को देखकर अबरू उठाई। 10 मिनट में तैयार होकर आओ, वरना मैं जा रहा हूँ। नुदरत हैं करती रह गई और वो करंट खाकर उठी। बेयकीनी से फारिस को देखा। मगर आप पार्टी में क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। वो फौरन भागी, फिर उल्टे कदमों वापस आई। फारस के कान के करीब झुककर मासूमियत से पूछा, क्या जो अभी इटालियन के बारे में इरादा जाहिर किया था वो वापस ले सकती हूँ? फारिस ने सिर्फ घूरा। वो दोनों हाथ उठाकर सॉरी सॉरी करती अंदर भाग गई। जल्दी जल्दी तैयार हुई, ऐनक उतार कर कॉन्टैक्ट लेंस लगाए। उफ, आंख में डाले नहीं जाते, बार बार फड़क कर बाहर निकल आते हैं। उसने सोचा, उसने फुप्पो की शादी के लिए ही ये खरीदे थे। माथे पे कटे बाल छोड़कर बाकी के अतराफ में पिन लगाकर खुले रहने दिए। नया पर्स उठाया जो 3 माह कबल इंग्लैंड से वापसी पर सारा लाई थी। बाहर आई। वारिस और सारा आ चुके थे। वारिस की गाड़ी के करीब फारस और वो खड़े बातें कर रहे थे। फारस फिक्रमंदी से कह रहा था, तुम इस्तीफा नहीं दोगे, भले आज पहली दफ़ा ही मांगा है, मगर मत देना। साथ ही हन्ना की तरफ चाबी उछाली। उसने कैच की। फारस की गाड़ी तक आई। फ्रंट सीट पर बैठकर शीशा खोल लिया। उन दोनों की बातों की आवाज़ पहुंचने लगी। मैं जिस केस का IO हूँ उससे मुताल्लिका लोगों के ताल्लुकात हैं फातमी से। इलियास फातमी मेरा बॉस, मुझे लगता है वो मुझे बेच आया है। वारिस के चेहरे पर बज़ाहिर सुकून था, मगर वो इस तरह छुपा रहा था। तुम किस केस के IO हो जाहिर है ये मैं नहीं बता सकता, ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है। ओके, मगर नुदरत सादी सीम बाहर आ गए। फारस ने रुककर परेशानी से वारिस को देखा। तुम बस अभी कुछ मत करना, हम कल इस बारे में बात करेंगे। अभी मुझे निकलना है, मगर तुम इस्तीफ़ा नहीं दोगे, ठीक है ना वारिस? उसको तनबीह करता वो बार बार दोहराता हुआ गाड़ी की तरफ आया। वारिस सर हिलाकर फीका सा मुस्कुराया और गाड़ी की तरफ बढ़ गया। फारस अंदर बैठा, चाबी घुमाई, कार रिवर्स की। हुनैन ने देखा उसका उलझा हुआ चेहरा बेहद फिक्रमंद था। एक लम्हे को उसने जहन में दोहराया, इलियास फातमी, इलियास फातमी। फिर अलीशा से मिलने का ख्याल जहन पर छाता गया। लब आप ही आप मुस्कुराने लगे। वो मगन सी वेंट स्क्रीन देखने लगी। सड़कों को काटती सफ़ेद धारियाँ वक्फे वक्फे से गाड़ी तले आकर गायब हो जाती। उसने गिना, 3, 2, 1, टोटल 10, और फिर से गिनती शुरू हुई। बने हैं अहले हवस, मद्दई भी मुंसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुंसफी चाहें। सोनिया की दूसरी सालगिरह की दावत कसरे कारदार के लॉन के बजाय लिविंग रूम और मलहका ड्राइंग रूम, सन रूम वगैरह में मुनक्कद की गई थी। सारे दरवाजे स्लाइडिंग थे, दीवारों में घुसा दिए गए। घर का ग्राउंड फ्लोर खुला खुला सा कमरा बन गया। मेहमान इधर उधर टहल रहे थे। शहरीन दाखिली दरवाजे पर मुस्कुरा कर मेहमानों को रिसीव कर रही थी।
فرش جامنی میکسی میں ملبوس اپنی اضطرابت چھپانے کی کوشش کرتی ادھر ادھر ہاشم کو تلاش کرتی، پھر مصروف ہو جاتی۔ سیڑھیوں کے اوپر کمرے کے آگے بنی ریلنگ کے ساتھ سیاہ گاؤن میں ملبوس جواہرات کھڑی تھی، سرد گہری مسکراہٹ کے ساتھ ایک خاتون سے باتیں کر رہی تھی۔ بال سمیٹ کر دائیں کاندھے پہ ڈالے تھے۔ دفعتاً ہاشم پیچھے سے چلتا آیا۔ کوٹ کا بٹن کھلا تھا، لب بھچے ہوئے اور آنکھوں میں سختی تھی۔ اس نے مجھے اپنی ماں سے چاہیے کچھ دیر کے لیے تھوڑا وقت کہہ کر جواہرات کی کوہنی تھامی اور اپنے ہمراہ آگے لے گیا۔ وہ قدرے حیران، قدرے چونکتی ساتھ کھینچی چلی آئی۔ ہاشم یہ وہ اسے اسٹڈی میں لایا۔ خاور پہلے سے موجود تھا۔ جواہرات نے تشویش سے اس کے مقابل کھڑے اسے دیکھا۔ تم ٹھیک ہو ہاشم؟ ابھی بالکل نہیں۔ بالوں میں ہاتھ پھیر کر گہرے سانس لے کر خود کو ریلیکس کیا۔ تھکان سے ماں کو دیکھا۔ ہم کس کے لیے منی لانڈرنگ کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں۔ جواہرات کا سانس رک گیا۔ تمہارا باپ جانتا ہے؟ اگر وہ جانتے ہوتے تو کیا میں یہاں آپ کو زندہ کھڑا نظر آتا؟ وہ تلخی سے اسے دیکھ کر بولا۔ جواہرات کا سانس بحال ہوا۔ نیب والے، وہ ہماری کمپنیز کی تفتیش کر رہے تھے، مگر ان کو ہماری دہشت گردی کے گروپ کے لیے کی گئی منی لانڈرنگ کی معلومات مل گئیں۔ کیس کے سربراہ نے کہا ہے کہ انویسٹیگیشن آفیسر سے استعفیٰ لے لے گا، مگر معلوم ہے وہ کون ہے؟ کون؟ وہ یک ٹک اسے دیکھتے بولی۔ فارس کا ستیلا بھائی، وارث۔ آگے آپ خود سمجھ سکتی ہیں کہ ڈیڈ تک میری اور آپ کی ان سرگرمیوں کو پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جواہرات نڈھال سی ہو کر کرسی پر گر گئی، سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ مسئلہ یہ ہے میم کہ وارث کا باس وہ کیس فائل ہمارے حوالے نہیں کرے گا، خاور نے کہنا شروع کیا۔ وہ خود پہ کوئی آنچ نہیں آنے دے گا، ہمیں وارث کو خود چیک کرنا ہوگا۔ جواہرات نے سر اٹھا کر گلابی پڑتی آنکھوں سے ہاشم کو دیکھا۔ تو تم نے اسی لیے اپنے باپ سے فارس کے بھائی کو فون کروایا تاکہ وہ پارٹی میں ضرور آئے، اور ابھی میں نے دیکھا وہ آیا بھی ہے نیچے۔ ہم 3 دن سے اس کو فالو کر رہے تھے میم۔ وہ ہاسٹل میں رہ رہا ہے، بیوی اپنی ماں کے ساتھ رہتی ہے، اس کا لیپ ٹاپ فائل سب ہاسٹل کے کمرے میں ہوتا ہے۔ وہ ادھر ہے اور میں اس کے ہاسٹل جا رہا ہوں۔ ہمیں چیک کرنا ہے کہ اس کے پاس کیا کیا ہے اور اس نے کس کس کو دکھایا ہے وہ سب۔ اور تم مجھے یہ سب اب بتا رہے ہو؟ وہ پھٹ پڑی۔ غصے سے دونوں کو دیکھا، کیونکہ کل آپ انگلینڈ سے واپس آئی ہیں اور آپ ابھی مجھے نظر آئی ہیں۔ جواہرات بھپر کر ہاشم کے سامنے کھڑی ہوئی اور غرائی۔ تم نے کہا تھا کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم سب سنبھال لو گے، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ میں کوئی عادی مجرم نہیں ہوں، 2 سال بھی نہیں ہوئے مجھے یہ کام کرتے ہوئے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اتنی جلدی نظروں میں آ جاؤں گا۔ مگر جواہرات نفی میں سر ہلاتی اس کو سنے بغیر مضطرب سی بولے جا رہی تھی۔ ہاشم، ہاشم، ان سب کو ختم کرو، اس کا منہ بند کرو، کچھ بھی کرو، مگر جلدی۔ ایک سخت نظر ان دونوں پر ڈال کر وہ باہر نکل گئی۔ ہاشم فوراً خاور کی طرف پلٹا۔ اس کو بالکل بھی معلوم نہیں ہونا چاہیے تم اس کے ہاسٹل گئے ہو۔ اس کے جانے سے پہلے آ جانا، کیونکہ اگر اسے کچھ بھی علم ہوا تو وہ انتقام میں آ کر ایسی جنگ شروع کرے گا جو میں نہیں چاہتا۔ یس سر، خاور اس کے ساتھ باہر نکلا۔ دونوں سیڑھیوں کے اوپر ریلنگ تک آئے۔ ہاشم نے نیچے دیکھا۔ داخلی حصے میں شیرین سارا سے مل رہی تھی، ساتھ میں 2 بچیاں بھی تھیں، 8 سال کی جڑواں کشمیری سیب جیسے گالوں والی، شرما شرما کر ماں کے پیچھے چھپتی۔ ہاشم نے خاموشی سے ان کو دیکھا، گردن میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی، آہستہ سے بولا، وارث کو ہرٹ مت کرنا خاور، اس کے بچے بہت چھوٹے ہیں۔ خاور اسبات میں سر ہلا کر سیڑھیاں اترنے لگا۔ داخلی دروازے تک پہنچا تو وارث اندر آ رہا تھا۔ اس نے خاور کو روکا۔ وہ رکا، سانس بھی رک گیا۔ میں سیل فون ساتھ لا سکتا ہوں؟ مجھے ضروری کالز کی فکر ہے۔ موبائل کی طرف اشارہ کیا۔ نپتلا انداز غور سے خاور کا چہرہ دیکھتا آ گیا تھا، مگر کھچا کھچا سا۔ شیور سر۔ خاور سر کو خم دے کر آگے بڑھ گیا۔ ہاشم گہری سانس لے کر خود کو کمپوز کرتا مسکراتا ہوا نیچے آیا، وارث کو نظر انداز کیا۔ وہ تب تک چھپتا جب تک مقابل شک میں ہو، اب حقیقت کھل جائے وہ
छुपा नहीं सकता था, एतराफ़ कर लेता, इसीलिए वारिस से कोई बात नहीं की। सारा की तरफ आया। वो जुमर के साथ खड़ी थी। अजली सादा से अंदाज में कहती, 1.5 हफ्ता रह गया है फंक्शन शुरू होने में, आप कैसा महसूस कर रही हो? बिल्कुल ब्लैंक, जुमर ने मुस्कुराते हुए शाने उचकाए। वो मैरून लंबी कमीज पे फूलदार दुपट्टा कांधे पर डाले खड़ी थी। घुंघरियाले बाल खुले थे। हाशिम ने पूछते इसके बाल देखे और घूमकर सामने आया। हेलो सारा और हेलो DA। जुमर जरा सा मुस्कुराई। फुर्सत से उसे देखा। थैंक यू हाशिम, बहुत अरसे से आपने मुझसे कोई फेवर नहीं मांगा। बहुत अरसे से मेरे किसी अजीज को क्रिमिनल लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ी। जुमर ने सर झटक कर जूस का गिलास होंठों से लगाया। वो सारा की तरफ मुतवज्जा हुआ। आप कब आई इंग्लैंड से? मुझे 3 माह हुए हैं हाशिम भाई। घर वगैरह लेने के चक्कर में सारा वक्त गुजर गया। जॉब अभी इसी माह से शुरू की है, वो खुशगवारी से बताने लगी। तो घर में कब शिफ्ट होना है? बस अगले हफ्ते। वो खुश थी। अब हम एक फैमिली होंगे। हाशिम ने मुस्कुरा कर बच्चियों को देखा। एक का गल नरमी से छुआ। इनके नाम अमल और नूर। सारा ने अपने पीछे छुपती नूर को सामने करना चाहा, मगर वो राजी न थी। हाशिम मुस्कुरा कर रह गया। फिर कुछ देर बाद जवाहरात को इधर ले आया। जुमर, ये मेरी मम्मी हैं और ये हमारी पब्लिक डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर जुमर यूसुफ। जवाहरात मुस्कुराकर गाल से गाल मिलाकर उससे मिली, फिर अलहदा होकर भरपूर अंदर तक उतरती नजर डाली। सादी की आंटी है ना? फिर जवाहरात को जरा फासले पे खड़े बड़े अब्बा से मिलवाने ले आया। वारिस साथ ही खड़ा था। हाशिम बदस्तूर उसे नजरअंदाज करता रहा। वो अपनी आदत से बरखिलाफ नहीं जा सकता था। जायज थी या नहीं, तेरे हक में थी। करता तो जो कभी वो वकालत तमाम शुद्ध। लिफ्ट होटल के मतलूबा फ्लोर पर रुकी। दरवाजे खुले। पुरजोश थी हुनैन और मुंह में कुछ चबाता हुआ बेतासुर सा फारस बाहर निकले। आगे कमरों की राहदारी थी। दोनों तरफ दरवाजे ख्वाबीदा बत्तियां रोशन थी। हुनैन ने बड़े प्यार से साथ चलते फारिस को देखा। थैंक यू मामू, आप मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड से मिलवाने ले आए। इट्स ओके। तो क्या करती है तुम्हारी फ्रेंड? हुनैन चलते चलते रुकी। कदरे चौंक कर फारस को देखा। सॉरी, मतलब पढ़ती है या जॉब वगैरह? वो भी साथ खड़ा हो गया। अलीशा के कमरे का दरवाज़ा चंद कदम दूर था। पढ़ाई तो छोड़ दी, कॉलेज नहीं जा सकी, ट्यूशन फीस अफोर्ड नहीं कर सकती थी। अब पता नहीं क्या करती है। और उसके पेरेंट्स क्या करते हैं मुझे नहीं पता, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? वो अब के उलझी थी। तुमने रास्ते में कहा तुम उसे 3 साल से जानती हो, मगर तुम्हें उसकी बुनियादी मालूमात ही नहीं मालूम। मैंने कभी पूछी ही नहीं। वो दोबारा चलने लगे, मगर अब के फारस मुस्तरब सा था और हुनैन उलझी हुई। रूम के बाहर आकर फारस ने कुछ सोचकर उसे देखा। मैं अंदर आना चाहूँगा। मुझे मालूम होना चाहिए कि मैं तुम्हें दुरुस्त जगह लाया हूँ या नहीं। श्योर, हुनैन ने कदरे नाखुशी से कहते हुए दस्तक दी। दरवाज़ा जल्द ही खुला और खुलता चला गया। स्याह शोल्डर कट बालों और सुरमई सब्ज आंखों वाली गोरी सी अलीशा सामने हुई। मुस्कुराहट लबों पे फूटती थी। स्याह पैंट और सफ़ेद शर्ट में मलबूस थी, जिसके बाजू कोहनी तक थे खुले से। कदरे शरारत, कदरे शर्माहट से वो हुनैन से गले मिली। अलग हुई, उसे ऊपर से नीचे तक देखा। हुनैन लब दबाए मुस्कुरा रही थी। तुम बिल्कुल अपनी वीडियो जैसी हो। फिर उसने फारस को हेलो कहा और अंदर आने की दावत दी। ये मेरे अंकल हैं, हुनैन ने तारुफ कराया। फिर अंदर आए। फारस तीखी नज़रों से अलीशा को देखता, फिर इधर उधर सोफे पर आ बैठा। हुनैन गर्मजोशी से बैठी और बातें करने लगी। अभी राहदारी की गुफ्तगू भूल गई। फारस खामोशी से बैठा उन दोनों को तेज तेज अंग्रेजी में बोलते और हंसते देखने लगा। रात की मुनासबत से कमरे की सारी जर्द बत्तियां रोशन थीं। अलीशा ने इस दौरान उठकर रूम सर्विस कॉल की और फिर वापस आकर बैठी तो शाइस्तगी से फारस से पूछा, आप क्या करते हैं? गवर्नमेंट सेक्टर में है जॉब। वो बगौर उसको देखता हुआ बोला, और आपकी जॉब क्या है? अलीशा ज़रा ठुटकी, हुनैन को देखा, फिर फारस को और बोली, मैं नेशनल जियोग्राफिक के लिए काम करती हूँ। हम एक डॉक्यूमेंट्री बनाने इधर आए हैं और नेशनल जियोग्राफिक ने आपको नौकरी दे दी, हालांकि आप कभी कॉलेज नहीं गई।
अलीशा ने चौंक कर हुनैन को देखा, जिसने बेचैनी से पहलू बदला था। फिर फारस को मुस्कुराहट मध्यम हुई। अगर मैं अफोर्ड कर सकती तो ज़रूर कॉलेज जाती, मगर इस जॉब के लिए डिग्री से ज़्यादा मेरी काबिलियत अहम थी। और क्या डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं आप लोग? हम इस शहर के तारीखी मुकामात को कवर करेंगे। वो गर्दन ऊंची करके मुस्कुराकर बोली। फारस ने अब्रू उठाकर उसे संजीदगी से देखा। इस्लामाबाद के तारीखी मुकामात को? जी, दैट्स ग्रेट। क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी के 33 सालों में इस्लामाबाद में कोई तारीखी मुकाम मिला ही नहीं। क्या आपको नेट जियो वालों ने नहीं बताया कि ये शहर 60 की दिहाई में बनाया गया एक मसनूई शहर है? अलीशा ने थूक निगला। मेरा मतलब था तारीखी अहमियत की हामिल इमारतें जैसे सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर हाउस वगैरह। तो आप कौन सा कैमरा इस्तेमाल करती हैं? हमें अच्छा लगेगा अगर आप हमें अपना कैमरा दिखाएं। फारस ने इधर उधर देखा, जैसे कुछ तलाशा हो। हुनैन बिल्कुल चुप सी होकर बैठी रह गई और बारी बारी दोनों का चेहरा देखने लगी कि ये गुफ्तगू किस सिमत जा रही है। मैं दरअसल कैमरा वर्क नहीं करती। अलीशा की मुस्कुराहट अब बिल्कुल गायब थी। वो ज़रा रुकी और फिर रवानी से बोलती गई, मैं कंप्यूटर्स में अच्छी हूँ। मुझे मुख्तलिफ कंपनियाँ अपनी वेबसाइट चेक करने के लिए हायर करती हैं। ये एक फ्रीलांस जॉब है। ये फ़िक्र मुझे आपका पहला सच मालूम हुए। फारस के कहने पर उसकी रंगत फीकी पड़ गई। आप ये कह रहे हैं मैं ये सब घड़ रही थी? मैं ये कह रहा हूँ कि आप घड़ रही थी उसमें बहुत झोल है। हुनैन पर्स उठाकर उठ खड़ी हुई। अलीशा और फारस ने बेख्तियार उसे देखा। बैठो प्लीज़। नहीं, हमें पार्टी पे जाना है, हमें देर हो रही है, चले मामू। और फिर वो अलीशा के इसरार पर भी नहीं रुकी। अलीशा ने एक गिफ्ट पैक इसकी तात कर दिया। उसने खोला भी नहीं। लब भींचे तुंदही से अब्रू सुकेड़े राहदारी में चलती गई। वो अच्छी लड़की है मगर वो बहुत कुछ छुपा रही है। और ये नेट जियो वाली कहानी बिल्कुल। फारस संजीदगी से साथ चलता कह रहा था कि वो तैश से उसकी तरफ घूमी। थैंक यू सो मच मामू, मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ वो करने का जिसका आपको हक न था। एहसास तौहीन से उसका चेहरा सुर्ख होकर दहकने लगा। मैंने सिर्फ चंद सवाल किए थे। मुझे हक है कि मैं तुम्हारी इंटरनेट फ्रेंड को चेक कर सकूं। क्या ऐसे चेक किया जाता है मेहमानों के साथ? वो कितना हर्ट हुई होगी। इससे बेहतर था कि आप मुझे लाते ही ना। वो झूठ बोल रही थी और मैं उसका झूठ पकड़ रहा था। क्या मैंने कभी आपकी बातें पकड़कर फुप्पो को बताई कि वो नोज़पिन आपने उनको भेजी थी? शिद्दत जज्बात में जो उसके मुंह में आया बोलती गई और एहसास होने पर एकदम चुप हुई। सांस तक रुक गया। फारिस ने बुरी तरह चौंक कर उसे देखा। उसकी आंखों में ताज्जुब, बेयकीनी, हत्ता के सदमा भी था। वो इसी तरह उसे देखता रहा, जो अब बज़ाहिर खुद को संभाले खड़ी अंदर से डर रही थी। तुम कौन हो हुनैन? हाँ, तलखी अयाम अभी और बढ़ेगी। हाँ, अहले सितम मश्क सितम करते रहेंगे। हल्का हल्का म्यूजिक पस मंजर में बज रहा था। हाशिम गिलास पकड़े मुस्कुराता हुआ लिविंग रूम के उस कोने में आया जहां जरताशा खड़ी थी। फ़ोन पे बार बार नंबर मिलाकर मायूसी से बंद करती। स्याह साड़ी में मलबूस, स्याह बाल बिल्कुल शेरीन के अंदाज में कटे। फ़ोन बंद करते हुए गर्दन उठाई तो हाशिम को सामने खड़ा हुआ देखा। वो मुस्कुरा रहा था। वो फीका सा मुस्कुराई। उसकी आंखें बड़ी और स्याह थी और रंगत सुनहरी। परेशान हो? जरताशा ने अस्पात में गर्दन हिलाई। फारिस मालूम नहीं किधर रह गए। फिर करीब खड़े सादी को पुकारा। सादी! वो जो हंसते हुए जुमर से कुछ कह रहा था पलटा और ताबेदारी से चलता हुआ उधर तक आया। जी फारस। ओ हाँ, वो हन्ना को उसकी फ्रेंड की तरफ लेकर गए हैं। अम्मी ने मना भी किया मगर तभी किसी ने सादी को पुकारा। वो मुस्कुराकर हाशिम भाई को देखता वापस चला गया। हन्ना, ओह वो सादी की छोटी चलाक बहन। हाशिम को याद आया। उसने मुस्कुराते हुए गहरी नजरों से जरताशा के चेहरे पे छाता दबा दबा गुस्सा देखा। यानी फारिस एक दफा फिर किसी अहम मौके से गायब है। घर से पार्टी के लिए तैयार होकर निकले थे, फिर पता नहीं क्या हुआ। वो हर तकरीब पर तो यूं नहीं करते। हाँ, वो सिर्फ इन तकरीब में यूं करता है जहाँ ये होती है।
دھیمے سے کہتے ہاشم نے ابرو سے اشارہ کیا۔ زرتاشا نے چونک کر اس طرف دیکھا۔ سعدی اور زمر جواہرات کے ساتھ کھڑے تھے۔ زرتاشا نے الجھ کر واپس ہاشم کو دیکھا۔ یہ تو سعدی کی پھپھو ہیں اور فارس کی پرانی ٹیچر بھی۔ کیا تمہیں نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ زمر کے والد نے جو تمہاری شادی کی دعوت کی تھی، اس سے بھی فارس تھوڑی دیر بعد غائب ہو گیا تھا، اور جب میں نے تم سب کو زمر سمیت انوائٹ کرنا چاہا تو اس نے مجھ سے خود کہا کہ مجھے زمر کو نہیں بلوانا چاہیے، صرف گھر کے لوگ کافی ہیں۔ تو اوہ، کیا تمہیں نہیں معلوم؟ فارس نے زمر کا رشتہ مانگا تھا، مگر کسی وجہ سے انکار ہو گیا۔ سعدی نے ایک دفعہ ممی کو بتایا تھا۔ ہاشم نے شانے اچکائے۔ زرتاشا حق تک سنتی رہی۔ میں نے تو یہ کبھی نہیں سنا۔ تمہاری شادی کو ہوئے ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں؟ صرف 5 ماہ؟ زرتاشا نے گردن پوری موڑ کر زمر کو دیکھا۔ زمر اب سارا سے بات کر رہی تھی۔ نیم رخ دکھائی دیتا، گھنگریالی لٹ گال پر گرتی، دمکتا چہرہ مسکراہٹ سے بھرپور۔ ہیرے کی لونگ اسی طرف تھی۔ زرتاشا نے تندی اور غصے سے واپس رخ پھیرا۔ اوکے، مجھے تمہیں نہیں بتانا چاہیے تھا۔ مجھے یقین ہے ان دونوں کے درمیان اب کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک پرانی بات تھی۔ ذرا سا وقفہ دے کر گلاس لبوں سے لگایا اور پھر بولا، یہ ساڑی اچھی ہے، کیا اسی ڈیزائنر کی ہے جہاں شیرین تمہیں لے کر گئی تھی؟ زرتاشا کی آنکھوں میں اداسی چھا گئی، گردن دائیں سے بائیں ہلائی۔ فارس نے کہا، وہ افورڈ نہیں کر سکتے تو میں نے آرڈر کینسل کر دیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ پیمنٹ شہری کے بل میں ہو جاتی، تم نے مجھے بتایا تو ہوتا۔ فارس کو اچھا نہیں لگتا، رہنے دے ہاشم بھائی۔ وہ اداسی سے رخ موڑ گئی۔ اورنگ زیب کاردار گزرتے ہوئے سعدی کے پاس رکے، زمر کو دیکھا تک نہیں۔ سو تنے ابرو سے اس سے سوال کیا، تمہاری بہن نہیں آئی؟ چہرے پہ سختی اور سرد مہری۔ سعدی فوراً اسے وجہ بتانے لگا۔ وہ ہوں کر کے آگے بڑھ گئے۔ سعدی واپس آیا تو زمر سارا سے بات کر رہی تھی۔ وہ بور سا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، تب بھی داخلے دروازے سے جگہ چھوڑ کر آتی شیرین پہ نظر پڑی۔ اس نے بھی ایک تیز سخت نظر سعدی پر ڈالی اور آگے بڑھ گئی۔ وہ خاموش رہا۔ نوشہرواں انگلینڈ ہی میں تھا، اگر وہ ہوتا تو شاید سعدی پارٹی میں نہ آتا۔ لاؤنج کے کونے میں خاموش کھڑے سب کو باریک بینی سے دیکھتے وارث کا موبائل بجا۔ اس نے فون نکالا اور پیغام دیکھا۔ سسٹم آن کا الرٹ آ رہا تھا۔ وارث اپنی جگہ منجمد ہو گیا۔ اس کا کمپیوٹر اس کے کمرے میں تھا اور اس کو پیغام بھیج کر بتا رہا تھا کہ کوئی اسے آن کر رہا ہے۔ تو کیا کوئی اس کے کمرے میں تھا؟ اس کا چہرہ سفید پڑتا گیا۔ وہ سارا کے قریب آیا، ہلکی سی سرگوشی کی۔ میں ایک کال کرنے لان میں جا رہا ہوں، زیادہ دیر ہو جائے تو کہہ دینا میں کہیں آگے پیچھے ہوں۔ اگر جلدی نہ آؤں تو فارس تمہیں گھر لے جائے گا۔ وہ حیران سی مڑی، سمجھ کر کے اچھا کہا، اور وارث دھیمی رفتار سے چلتا نکل آیا۔ باہر آ کر اس کی رفتار تیز ہو گئی۔ دل میں عجیب سے خیالات آ رہے تھے۔ ڈائننگ ہال کے کونے میں کھڑے بظاہر کسی سے مسکرا کر بات کرتے ہاشم کو علم تک نہ ہو سکا وہ کب وہاں سے نکلا۔ یہ رپورٹ اسے خاور دیا کرتا تھا، اور خاور نہیں تھا، نہ اس کی کوئی کال آئی تھی۔ ہاشم کا بمشکل چھپایا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔